नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का देखने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भूकंप के झटकों से हिला उत्तर भारत। कानपुर से लखनऊ तक महसूस किए गए तेज झटके। दहशत के चलते घरों से बाहर निकले लोग। चालीस मिनट में 4 बार डोली धरती। पड़ोसी राज्य नेपाल के बझवांग में था भूकंप का केंद्र। 6.2 तीव्रता के भूकंप से कई घरों को पहुंचा नुकसान। गोरखपुर में सीएम ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का किया दौरा। डेंगू मलेरिया से पीड़ित लोगों का जौनाहार। डॉक्टरों को बेहतर इलाज के दिए निर्देश। देवरिया हत्याकांड में 27 नामजद समेत 77 के खिलाफ एफआईआर। सीएम योगी ने घायल बच्चों का जौनाहार। बोले दोषियों को हर हाल में होगी सजा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई टली। 30 अक्टूबर को मामले की अगले सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी केस की करंट स्टेटस रिपोर्ट। अतीक के बेटों की कस्टडी पर 10 अक्टूबर को सुनवाई। अतीक की बहन ने मांगी है कस्टडी। बोली विदेश पढ़ना चाहते बच्चे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के झटके। यूपी और उत्तराखंड में भी धरती हिल गई। भूकंप की तीव्रता करीब 6.2 मापी गई। इसका केंद्र नेपाल में 5 किलोमीटर की गहराई में बताया गया है। जानकारी के मुताबिक 40 मिनट में 4 बार धरती कांपी। लखनऊ और बरेली सहित कई जिलों में भी तेज झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होने पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। इसका केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। दफ्तर में काम करने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तेज झटके की वजह से लोगों में दहशत का माहौल हो गया। कानपुर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग दहशत के चलते दफ्तरों और घरों के बाहर निकल गए। राजधानी लखनऊ से लेकर बहराइच तक भूकंप की दहशत दिखाई पड़ी। बहराइच में लोग घरों से बाहर निकले। बुलंदशहर से लेकर बहराइच और उन्नाव जिले में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। एक घर में लगा झूमर हिलता हुआ दिखा, तो वहीं कई जगहों पर घरों में पंखे हिल रहे थे। दफ्तरों में काम करने वाले लोग ने अपने डरावने अनुभव साझा किए। और लखनऊ, नोएडा, कानपुर, अमरोहा, बहराइच, बुलंदशहर, यूपी के कई इलाकों में आपको बता दें कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, अमरोहा, बहराइच, बुलंदशहर से तस्वीरें। लोग दफ्तरों से बाहर निकले। लखनऊ, नोएडा, कानपुर, अमरोहा, बहराइच, बुलंदशहर 6 तस्वीरें। छह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत देश के अलग अलग राज्यों में भूकंप के झटके किए गए महसूस। आपको बता दें कि नेपाल रहा केंद्र। 6.6 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। आपको बता दें कि नेपाल में कई जगह पर काफ़ी नुकसान भी हुआ है। लोगों के घर ढह गए हैं। और फिलहाल बाकी जगहों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सामान्यतः झटके महसूस किए गए। मैं तो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और मैं चेयर पे थी, तभी चेयर वाइब्रेट होने लगी। और जब वो वाइब्रेट हुई और तब मुझे समझ में नहीं आया था, बट जब बाहर से मुझे बिल्डिंग के बाहर से जो शोर सुनाई दिया तब ऐसा महसूस हुआ कि कुछ हुआ है। फिर जब बाहर आए तो पता चला वो एक अर्थक्वेक था।
ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग के नीचे आ गए थे। बहुत डर का माहौल था ऑब्वियसली, क्योंकि सब कोई अपनी जान कह रही है। जो लोग 8 या 9 फ्लोर पे थे वो तुरंत नीचे आ गए, क्योंकि उनको ज़्यादा खतरा रहता है। भूकंप का झटका हुआ, ये सामान हला और ये गुटका वुटका हले, सामान हला, मिठाई हली, और ये हला तो ऐसा महसूस हुई कि मतलब जमीन हल रही है, दुकान हल रही है। निकल के बाहर जब खड़े हुए तो बाहर लोग और निकल के आ रहे घर से बाहर, बोले भूकंप आगा तो एकदम डरते डरते बाहर निकल के आए लोग। ना किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, वैसे महसूस हुआ कि हाँ एकदम झटके आए, महसूस कुछ नहीं हुआ। 2:55 का टाइम है, इस टाइम पे ये भूकंप आया, वैसा कोई नुकसान का कोई उच्च नहीं है। होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार में हुई जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जयराम से खास बातचीत की गई है। क्या कुछ है, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी हैं। सर, आपसे पहले बात तो ये जानना चाहेंगे कि जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें क्या कुछ मुद्दे थे? ये सब एक ही मुद्दा था, कानून व्यवस्था। पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है। आप देखिए, देवरिया के अंदर 6 हत्या होती है, कुछ दिन पहले कौशाम्बी में 3 हत्या होती है, उसी समय मंत्री के घर में हत्या, उनकी बेटे की पिस्टल से हत्या होती है, विधायक के घर में हत्या होती है, सुल्तानपुर में डॉक्टर की ड्रिलर मशीन से ड्रिल करके हत्या होती है, गाजीपुर में हत्या होती है, इलाहाबाद में पुजारी की हत्या होती है, सभासद के द्वारा एक व्यापारी को मारकर उसकी आंख निकाल दी जाती है, आंख फोड़ दी जा रही है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष के पीआरओ उसकी पैरवी करते हैं। तो सारी चीजें सामने आ रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तत्काल मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देके अपने मठ के अंदर जाना चाहिए। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो स्वागत करते हैं, और सबसे पहले ये प्रदेश आगे आया नीतीश कुमार जी, मैं उनको स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रदेश में आपकी सरकार है वो वहाँ पे जातिगत जनगणना को लेकर क्या है? उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व ने कह दिया, हमारे राहुल जी ने कहा स्वागत किया, तो जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने कर दिया तो होगा ही होगा, उसमें कोई फनबट नहीं है। अच्छा, ये आखिरी सवाल है कि कुछ पत्रकारों पे आज रेड चली है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी कुछ पत्रकारों को भी अभी ज्यादातर ये करेंगे क्योंकि घबरा गए, परेशान हो गए। आप जैसे बहादुर साथी हैं जो डटकर लड़ रहे हैं, डटकर हम लोग के साथ खड़े हैं, आम जनता के साथ खड़े हैं, सही बात उठा रहे हैं, तो उनको ये पूरी तरीके से ध्वस्त करने पे लगे हैं। पर हम लोग इसकी निंदा करते हैं और तत्काल इस कार्रवाई को रोका जाए। ये हमारे साथ बात करने के लिए अजय राय जी थे। के न्यूज के लिए लखनऊ से अरमान। देवरिया से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर गांव में हत्याकांड। लेहड़ा टोला में 6 लोगों की हत्या का मामला, 16 घंटे बाद आरोपियों की गिरफ्तारी। गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल पीएसी तैनात। देवरिया गोरखपुर समेत कई जिलों की फोर्स तैनात की गई है। सादे ड्रेस में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। रायू गांव में कर रही है कैंप। मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की पत्नी का आया बयान। उनके पति को फोन कर सत्यप्रकाश के घर वालों ने बुलाया, हमला कर पति की हत्या कर दी गई। मृतक प्रेमचंद्र यादव की लड़की का बयान, सरकार से मेरे पूरे परिवार को चाहिए न्याय, उनके बच्चे परिवार के लोगों की हो फांसी की सजा। पापा के पास कल सुबह कॉल आया था, उन्होंने कॉल किए लोग, पापा को मेरे बुलाए लोग, पापा घर से गए। वहाँ जाते ही पता चला कि मेरे पापा नहीं रहे। उनको मार दी। उनकी पहले से प्लानिंग थी कि वो आएंगे, उस में ऐसा कुछ करेंगे। वो लोग, पापा मेरे बाइक अपने खेत के पास रखे थे और वो लोग बाइक पापा के ले गए अपने घर के पास। पापा मेरे बाइक लेने जैसे गए, उनके पीछे सवार कर दिए लोग। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, अगर उसे इंसाफ मिलेगा तो हमें इंसाफ चाहिए। अगर वो चाहता है कि मेरे पूरे फैमिली को फांसी हो, तो हम भी चाहिए उसकी पूरे फैमिली को फांसी हो। जो भी बच्चा है उसको फांसी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम अलका है? पूरी बात कैसे देखिए, फोन आयल, हमार मर्द फोन बात पे सुन के हमसे कहना चाह ले आवा। हम चाहवा लेके आवतन तले बाइक चालू कर गई नहीं कर ले। उधर गुंडा बरमास बोलौले रहली सप्राई करे के मारे खातिर। हमारे मर्द के जानकारी रहल तो हमारे मर्द कल लेना गोल रही थे। अब मार के गड्ढो खोनले वाली सगवाने के पेरे तर गड्ढा खोन के चली गई के तोपी गई। तो बाद उधर से फोन आयल तो हम अपने ससुर के भेजले बानी। अब हमारे ससुर गइल बानी तो अब नहीं जानते गाँव वाला कब गइल बाना कब नहीं। बस्ती से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। कल दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे सीएम। मंडलायुक्त सभागार में करेंगे बैठक। चुनाव को लेकर सीएम करेंगे बैठक। सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर की करेंगे समीक्षा। अधिकारियों से करेंगे वर्चुअल समीक्षा बैठक। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का करेंगे निरीक्षण। आर्य समाज के 50वें वार्षिकोत्सव में होंगे शामिल।
चुनाव को लेकर सीएम करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा कल, अधिकारियों से करेंगे बैठक। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करेंगे। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। सीएम ने जागरूकता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 2 आंगनबाड़ी 2 आशा कार्यकर्तियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, डेंगू मलेरिया से पीड़ित लोगों का हालचाल लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर बीमारी की जड़ गंदगी और कुपोषण है, इसे बचाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि आज से 6 वर्ष पहले यानी 2017 तक गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी कहर बरपा रही थी। अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से अधिक और पूरे प्रदेश में करीब 1200 बच्चे हर साल जान गंवाते थे। लेकिन साल 2017 के बाद प्रदेश सरकार ने कई विभागों के समन्वय से संचारी रोग और दस्तक जैसे अभियान को शुरू करके न सिर्फ इंसेफ्लाइटिस बल्कि तमाम अन्य विषाणु जनित बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। बाराबंकी जनपद में नवागढ़ जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बाराबंकी जिले का पदभार ग्रहण कर लिया। नीश कुमार का झांसी तबादला होने के बाद महाराजगंज डीएम सत्येंद्र कुमार को बाराबंकी भेजा गया है। 2013 बैच के आईएएस सत्येंद्र कुमार ने बाराबंकी का पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों और पत्रकारों के साथ बैठक की। इस दौरान सत्येंद्र कुमार ने कहा कि जिले के सभी अधिकारियों से सरकार की प्राथमिकता के आधार पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद के न्यूज संवाददाता रजी सिद्दीकी से भी खास बातचीत की है डीएम सत्येंद्र कुमार ने। सबको टैग देते हैं। आज बाराबंकी के जिला अधिकारी ने चार्ज लिया है, हमारे साथ सत्येंद्र कुमार सिंह। हम उनसे जानेंगे क्या प्राथमिकता रहेंगी जिले लेवल पे और किन मुद्दों पर वो काम करेंगे। जी स्वागत है आपका के न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले जो आवश्यक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के हमेशा ही इस बात पे जोर होता है कि जन सुनवाई की जाए। जो गरीब से गरीब जनता है उसकी भी सुनवाई सभी कार्यालयों में हो, इसके लिए विशेष हम लोग प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जितनी भी शासन की प्राथमिकताएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, सभी का क्रियान्वयन ग्राउंड लेवल पे अच्छे तरीके से हो, इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। बाकी समय समय पे आप लोगों के साथ चर्चाएं होंगी, जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का निस्तारण भी कराया जाएगा। सर, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे ज़िला अस्पताल की, जो इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं है और इमरजेंसी में जो भी जाता है उसको रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जो सीएमओ है या सीएमएस हैं वो रहते नहीं है मौके पर। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जनपद की अगर देखा जाए तो ये, इसको किस तरह से देखेंगे आप? ठीक बात है। एक बारी ज़िला अस्पताल विजिट भी जल्द ही करूँगा और जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा होगी, जो समस्याएं हैं उन सबका निस्तारण कराया जाएगा। ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह जी। इन्होंने बताया कि जो भी समस्या है बाराबंकी में उनको तुरंत निस्तारण किया जाएगा। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए रजी सिद्दीकी। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के अमेठी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के जिलाध्यक्ष, जिला प्रवक्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं एडवोकेट, भाजपा नेता के साथ साथ तमाम लोग शामिल हुए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अमेठी के नेताओं द्वारा सर्वप्रथम ये बताया गया कि उन लोगों को भी यही मनसा कतई नहीं है कि संजय गांधी अस्पताल को बंद किया जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके द्वारा संचालित संजय गांधी अस्पताल व इंदिरा गांधी निजी चिकित्सालय में मरीजों का मुफ्त इलाज कराया जाए। गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को 30 साल की अवधि के लिए लीज दी गई थी 5 नवंबर सन 1981 को, लेकिन उन्होंने लीज डीड की उन शर्तों का पालन नहीं किया जिसमें उनको मेडिकल कॉलेज खोलना था और ये प्रतिबंध लगा हुआ था कि आप इसको सबलेट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सबलेट किया फोर्टिस को और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को सबलेट किया और
मेडिकल कॉलेज नहीं चलाया उन्होंने 30 वर्षों में, दोबारा उनको 30 वर्ष की अवधि के लिए उसका रिन्यूअल भी किया गया। उसमें शर्त लिखी हुई थी कि 3 वर्ष के अंदर आप इसको अगर नहीं चला देंगे तो आपकी लीज डीड कैंसिल कर दी जाएगी। इस प्रकार उनकी जो लीज डीड है संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की, वो अवैध हो चुकी है, शून्य हो चुकी है और सरकार को उसे अपने कब्जे में लेना चाहिए, उस जमीन को अधिग्रहण उसका करना चाहिए। आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है संजय गांधी अस्पताल, जिसमें एक युवती दिव्या शुक्ला का एनेस्थीसिया को ओवरडोज देने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और परिवार उनका पूरा अनाथ हो गया। केवल 9 महीने का बच्चा और उनका पति बचा है। हम लोगों की मांग है कि अस्पताल को वो ठीक ढंग से नहीं चला रहे हैं, इसलिए उस अस्पताल को या तो संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट से सरकार लेकर SGPGI को देकर उससे अस्पताल संचालित कराएं, अथवा वरुण गांधी और मेनका गांधी जो संजय गांधी जी की पत्नी और बेटे हैं उनको अस्पताल दिया जाए और वो अस्पताल चलाएं। खबर कानपुर से है, जो आयनरवीर क्लब का कानपुर प्रिंसेस द्वारा चुन्नीगंज में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 200 पैकेट सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया और लड़कियों को इसके फायदे समझाए गए। इसके अलावा विद्यालय में मोहित सर द्वारा आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया गया, जो मौजूदा वक्त और हालात को देखते हुए बालिकाओं के लिए बहुत जरूरी है। बालिकाओं को इतना सबल होना चाहिए कि वो खुद ही अपनी रक्षा कर सके और मौका आने पर हर मुसीबत का सामना कर सके। कार्यक्रम में अध्यक्ष नेहा खंडेलवाल, सचिव हिमानी खंडेलवाल, शिप्रा जैन, रजनी जावर, सूची जैन, रश्मि स्वामी आदि लोग उपस्थित रहे। हम लोग इनरव्हील कानपुर प्रिंसेस से हैं और आज हम GGIC क्लब में GGIC चुन्नीगंज इंटर कॉलेज में 2 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एक सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन और एक सेल्फ डिफेंस की क्लास। तो सेल्फ डिफेंस का जो प्रशिक्षण दे रहे हैं हमारे मोहित सर, उसका मोटिव ये है कि बच्चे अपनी आत्म सुरक्षा खुद कर सके, जिससे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जो आज का समय चल रहा है वो इतना खराब समय है कि आज कोई भी लड़की अपने आप में सुरक्षित नहीं है। मैडम, इस तरीके के प्रोग्राम आप लोग कब और कैसे करते हैं? ये हमें प्रोग्राम्स हर महीने कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसके अंतर्गत हमें कुछ प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं। तो इस महीने का जो हमारा प्रोजेक्ट थे, जो हमें दिए गए थे, उसमें सेल्फ डिफेंस और नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन था, जो कि हेल्थ एंड हाइजीन के अंतर्गत आता है। दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जनपद में 3 से 31 अक्टूबर 2023 तक संचालित होने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ अवसर पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी सुश्री राम्या आरके के साथ कलेक्ट्रेट परिसर बहराइच से संचारी रोग नियंत्रण माह जागरूकता रैली निकाली और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज से एक विशेष अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, विशेष जो संचारी रोग नियंत्रण अभियान है। इसके अंतर्गत हमारे जो मुख्य रूप से कई विभाग हैं जो इसमें मुख्य रूप से गतिविधियां करेंगे। इसमें स्वास्थ्य विभाग है और जो हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र में EO DPRO के माध्यम से विशेष कार्यक्रम चलाए जाने हैं। पशुपालन विभाग के द्वारा गतिविधियां की जानी है। तो इसी के संबंध में प्रचार प्रसार के लिए आज जो है झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया गया है। नगर में डेंगू मलेरिया की बीमारियां फैली हुई है, इसमें क्या तैयारी है? इसमें विशेष रूप से जांच की व्यवस्था की जा रही है और जो घर घर से अब दस्तक अभियान भी चलेगा और ऐसे रोगियों को चिन्हित किया जाएगा और उनके साथ में जांच की भी व्यवस्था करवाई जाएगी। खबर गोंडा से, जहां जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए शहर के गांधी पार्क से SCPM कॉलेज की छात्र छात्राओं ने रैली निकाली। जिलाधिकारी नेहा शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी M अरुण मोली व CMO डॉक्टर रश्मि वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यह अभियान पूरे अक्टूबर महीने तक चलेगा। इस दौरान स्वास्थ्य टीम घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। जन जागरूक, एक बार जोरदार ताली अपने इस उत्साह के लिए। खबर लखनऊ से, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मेरे पुत्र की 29 अक्टूबर 2020 को शराब पीने के कारण मौत हो गई थी, जिसके चलते 19 अक्टूबर को नशा मुक्ति हाफ मैराथन की दौड़ की जाएगी। 18 साल से ऊपर के यूथ इस हाफ मैराथन दौड़ में हिस्सा ले सकेंगे। प्रथम विजेता को 3 लाख, दूसरे विजेता को 2 लाख और तीसरे विजेता को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। मैराथन दौड़ में यूनिवर्सिटी के बच्चे आमंत्रित किए गए हैं। समाज के युवा वर्ग भी वेबसाइट पर जाकर हाफ मैराथन दौड़ का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। करीब 22 किलोमीटर की दौड़ होगी। लखनऊ के दुबग्गा चौराहे से बिठौली चौराहे तक जाएगी, फिर दुबग्गा वापस आएगी।
सभी हमारे संवाददाता बंधुओं, ब्यूरो चीफ साथियों और कैमरामैन साथियों, आज की जो ये प्रेस वार्ता है उसमें मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे पुत्र आकाश किशोर उर्फ जेबी की शराब पीने की वजह से विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसका लीवर डैमेज हो जाने के कारण उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई। और तब से 1 महीने अभियान उसकी चिता में आग लगाते समय शुरू किया नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान को। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।